हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं डेली करंट अफेयर 30 जून 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और हम बात करेंगे, साथ ही जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे हम उनके बारे में भी बात करेंगे। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले अगर मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोज़ के लिए आपको डेली करंट अफेयर मिलता रहेगा हमारे चैनल पर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 29 जून को। तो यानी हमारा ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, 29 जून। और 29 जून को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 29 जून के दिन जो हमारा अगर देखा जाए, एक व्यक्ति थे पीसी महालोनोविश। तो जो पीसी महालोनोविश थे, इनका होता है जन्मदिन। तो इसी वजह से इस दिन जो मनाया जाता है, इस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। और इस साल की जो थीम है 2022 की, सतत विकास के लिए डेटा, ये इसकी थीम है। और अगर हम बात करें जो हमारा भारत का राष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान है तो ये कहाँ पर स्थित है? तो हमारा कोलकाता में स्थित है। और हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में एक मॉडल है महालोनोविश मॉडल। तो महालोनोविश मॉडल हमारी दूसरी पंचवर्षीय योजना में आता है। और दूसरी पंचवर्षीय योजना ये कब से कब तक थी, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये थी हमारी 1956 से लेकर 1961 तक। और ये किसके लिए थी? ये थी हमारा भारी उद्योगों के लिए। और भारी उद्योगों में हमारा क्या आता है? लौह इस्पात आते हैं, भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला। तो ये जितने भी उद्योग लगे थे, ये सारे भारी उद्योग हमारे द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लगे थे। और ये कौन से मॉडल पर आधारित थी? महालोनोविश मॉडल पर आधारित थी। और अगर हम बात करें पहली पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी, तो वो हमारी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। और इस समय हमारे वर्तमान में जो मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं भारत के, वो कौन है? वो है अनंत नागेश्वरन। वर्तमान में भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार हैं। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड ये सभी बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला हमारा, जून 2022 में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पर अगर बात आती है किसे किया गया है, यहाँ हमारा है ऑप्शन ए नितिन गुप्ता। तो नितिन गुप्ता को सीबीडीटी का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। और अगर हम बात करें सीबीडीटी, तो सीबीडीटी का काम क्या है? इसका काम है जो हमारे राजस्व यानी टैक्सेस हैं उनके बारे में अगर देखा जाए, उसकी जिम्मेदारी सभी किसकी है? प्रत्यक्ष कर बोर्ड की, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। और प्रत्यक्ष कर मतलब जितने भी हमारे डायरेक्ट टैक्सेस होंगे उन सभी की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? सीबीडीटी के। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हमारी हुई थी 1954 में। और इसका काम था प्रत्यक्ष करों की जिम्मेदारी। और प्रत्यक्ष कर में हमारा कौन सा आता है? हमारे आते हैं डायरेक्ट टैक्स। और डायरेक्ट टैक्स में अगर बात आती है तो डायरेक्ट टैक्स में अगर देखा जाए कौन कौन से आते हैं हमारा एक तो आता है आय कर और दूसरा होता है निगम कर। तो ये हमारे डायरेक्ट टैक्स होते हैं जो सीबीडी के अंडर आते हैं। और इसी के नए चेयरमैन कौन बने हैं? नितिन गुप्ता बने हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और हाल ही में अभी एक गुप्ता नाम और आया था, वो थे हमारे एनआईए के महानिदेशक। तो एनआईए के महानिदेशक बने थे दिनकर गुप्ता। तो उनका नाम भी आपको याद रखना है। दिनकर गुप्ता थे एनआईए के और सीबीडीटी के नए चेयरमैन है नितिन गुप्ता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस इंडिया का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीता है खुशी पटेल ने। तो मिस इंडिया का खिताब हमारे भारतीय ने जीता है, तो बड़ी खुशी की बात है। तो यानी कि खुशी पटेल। तो खुशी पटेल इसका आंसर है। और ये प्रतियोगिता चल कहाँ रही थी? तो ये चल रही थी यूनाइटेड किंगडम में। और जो खुशी पटेल हैं ये मूल निवासी कहाँ की हैं? ये हमारी अगर देखा जाए गुजरात की हैं। गुजरात की खुशी पटेल ने मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2000 का खिताब जीत लिया है। और ये जो हमारा आयोजन हुआ था, तो ये 3 साल में प्रतियोगिता आयोजित हुई थी। और अगर हम बात करें भारत में 3 नाम बड़े फेमस हैं मिस यूनिवर्स के। तो मिस यूनिवर्स में पहला मिस यूनिवर्स का खिताब किसे मिला था? ये मिला था सुष्मिता सेन को। और अगर हम बात करें दूसरी मिस यूनिवर्स कौन बनी थी, तो लारा दत्ता बनी थी। और तीसरी अभी हमने देखी थी, तो हाल ही में नाम आया था हरनाज संधू का, जो कि चंडीगढ़ की थी। तो वो हमारी तीसरी मिस यूनिवर्स हैं। और अगर हम बात करें भारत की पहली मिस वर्ल्ड कौन है, तो भारत की पहली मिस वर्ल्ड है रीता फारिया। तो ये बात हमें याद रखनी है। और अगर हम बात करें हमारा जो मिस वर्ल्ड है, तो हमारी जो
पहले थी तो वो थी हमारी मिस वर्ल्ड। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हमारी अभी हाल ही में आई थी तो वो पोलैंड की कैरोलिना है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, कामाख्या मंदिर किस राज्य में स्थित है जहां वार्षिक रूप से अम्बुबाची मेले का आयोजन किया जाता है? तो अम्बुबाची मेला ये कामाख्या मंदिर में लगता है और कामाख्या मंदिर एक शक्तिपीठ है देवी का, और ये कहाँ पर है? असम में है। और असम में अगर देखा जाए तो कामाख्या मंदिर में मेला लगता है अम्बुबाची मेला, और ये कामाख्या मंदिर नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है। और वहीं पर हमारा ये जो मंदिर है इसमें अब हमारे मेले का आयोजन किया जा रहा है अम्बुबाची मेला। तो ये हमारा शक्तिपीठ है, एक 52 शक्तिपीठ है और उन्हीं 52 शक्तिपीठों में से एक है हमारा कामाख्या देवी मंदिर। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने जुलजाना नाम से एक ठोस ईंधन वाला रॉकेट लॉन्च किया है? तो जुलजाना जो हमारा रॉकेट है ये किसने लॉन्च किया है? ये ठोस ईंधन वाला भी है, तो सॉलिड फ्यूल है इसके अंदर। ये किसने लॉन्च किया है? ये करा है ईरान ने। और ईरान बड़ा ही इंपॉर्टेंट नाम है। ईरान में अगर देखा जाए भारत ने एक बंदरगाह बनाया चवाहर बंदरगाह, और ईरान की अभी नई मुद्रा है, क्योंकि इसने अपनी मुद्रा बदल ली है तो इसकी ईरान की नई मुद्रा है टोमान, और इसकी राजधानी है हमारी तेहरान। तो आपको राजधानी भी याद रखनी है और मुद्रा भी याद रखनी है। और अभी हाल ही में अगर देखा जाए तो ये एससीओ में शामिल होने वाला देश भी है। अभी नवीनतम देश जो है हमारा एससीओ में शामिल हुआ है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। और अगर हम देखें तो ईरान में एक जगह बड़ी ही फेमस है जो आर्द्र भूमि से संबंधित है, वो है हमारा अगर देखा जाए तो रामसर। और रामसर हमारा कहाँ पर? ईरान में है। और रामसर सम्मेलन हमारा आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड के बारे में बताता है। नेक्स्ट है अगला, रोहिला या खंडेला किस राज्य में स्थित है जहां हाल ही में यूरेनियम के विशाल भंडार मिले हैं? तो रोहिला जो है ये हमारा कहाँ से स्थित है? ये है हमारा राजस्थान में। तो ऑप्शन सी हमारा इसका राइट आंसर है, राजस्थान। और अभी यहाँ पर हाल ही में रिसर्च हुआ है तो यहाँ हमारे मिले हैं यूरेनियम के भंडार। और अगर हम बात करें भारत में यूरेनियम के भंडार कहाँ कहाँ है, तो एक तो है झारखंड के जादूगोड़ा में, दूसरे नंबर पे आता है हमारा आंध्र प्रदेश, और तीसरे नंबर पे आता है हमारा राजस्थान। तो राजस्थान में हमारे लगभग 12 मिलियन टन का यूरेनियम का भंडार मिला है। और यूरेनियम क्यों इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि ये हमारा जितना भी नाभिकीय रिएक्टर होते हैं उनमें ऊर्जा के लिए काम आता है। और रोहिला जो क्षेत्र है ये हमारा राजस्थान के सीकर में है। राजस्थान के सीकर में ये जो खंडेला पहाड़ी है, जगह का नाम है रोहिला और पहाड़ियां है खंडेला, और ये है कहाँ? राजस्थान के सीकर में है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट अगला, जून 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ IWF का नया अध्यक्ष चुना गया है? तो भारोत्तोलन की बात आती है जिसके अंदर होगा वजूद, वही चुना जाएगा अगला अध्यक्ष। तो वजूद की बात है जलूद, तो यहाँ पर हमारे मोहम्मद जलूद अगर देखा जाए इसके हमारे नए अध्यक्ष बने हैं अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के, हम मोहम्मद जलूद। और ये कहाँ के हैं? तो ये हैं हमारे इराक के। इराक के मोहम्मद जलूल अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। और हमारी अगर बात करी जाए IWF, इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और वर्तमान में इसमें 192 देश क्या है? शामिल हैं। और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी इसका मुख्यालय कहाँ है? ये है ल्यूशाने में। और ल्यूशाने कहाँ है? ये हमारा स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में सेल और मारुति उद्योग लिमिटेड के पूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया है। तो कौन थे वो? हमारे वी कृष्ण मूर्ति। तो ऑप्शन डी हमारा इसका राइट आंसर है, वी कृष्ण मूर्ति। और इनका नाम क्यों फेमस है? क्योंकि इन्हें बोला जाता था फादर ऑफ PSU। तो इनका नाम इसलिए भी फेमस है क्योंकि इन्हें बोला जाता था फादर ऑफ PSU। तो पब्लिक सेक्टर की अगर बात आती है, इसे हिंदी में बोला जाता है सार्वजनिक उपक्रम के जनक। तो सार्वजनिक जो हमारा अगर देखा जाए PSUs होते हैं उपक्रम के जनक। तो सार्वजनिक उपक्रम के जो जनक है वो कौन है? वी कृष्ण मूर्ति हैं। तो इसी वजह से इनका नाम बहुत ही फेमस है और इन्हें एक अवार्ड भी मिला था पद्म विभूषण। और ये सेल, वेल और मारुति इन सभी के क्या हो रह चुके हैं? अध्यक्ष रह चुके हैं, और इनका 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। नेक्स्ट अगला, हाल ही में किस वैश्विक संगठन ने 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वैश्विक बुनियादी ढांचा कार्यक्रम की घोषणा की है? तो अभी एक सम्मेलन चल रहा है G7, और G7 हमारा जर्मनी में चल रहा है। और जर्मनी में अगर देखा जाए तो 7 देशों ने मिलकर हमारा यहाँ पर 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर
इसके वैश्विक बुनियादी ढांचे की कार्यक्रम की घोषणा की है। और क्यों करी है? क्योंकि चीन को काउंटर करना है, क्योंकि चीन मार्केट पे पूरी तरह से कब्जा कर रहा है। तो इसी वजह से चीन को हटाने के लिए इन्होंने G7 वाले जितने भी हमारे देश हैं उन सभी ने जर्मनी, फ्रांस, जापान, USA, इटली, कनाडा और इंग्लैंड, तो इन सभी ने, जो हमारे 7 देश हैं, इन सभी ने क्या बनाया है? एक 600 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वैश्विक बुनियादी ढांचा। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, जून 2022 में किन दो देशों में राष्ट्रमंडल देशों के समूह में किन दो देशों को राष्ट्रमंडल देशों के समूह में शामिल किया गया है? तो ये हमारे देश कौन कौन से हैं? एक तो हैं गैबोन और टोगो। अब गैबोन और टोगो जो हैं, पहली बात तो आती है राष्ट्रमंडल। तो राष्ट्रमंडल देश वो देश हैं जो कभी ना कभी ब्रिटेन के क्या रहे हो? उपनिवेश रहे हो, तो उन्हें बोला जाता है राष्ट्रमंडल। और उसमें कुल कितने देश थे? उसमें थे 54 देश। लेकिन अब हमारे 2 और ऐड हो गए, तो यहाँ पर जब 2 और ऐड हो गए तो ये अब हो गए हैं कुल हमारे 56 देश। तो 56 देश हमारे हो गए हैं राष्ट्रमंडल देश। और 56 में नए कौन है नवीनतम? गोवन और टोगो। और ये किसके उपनिवेश हैं? तो ये हमारे फ्रांस के उपनिवेश हैं। फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे किसी जमाने में, और इन्हें शामिल कर लिया गया है राष्ट्रमंडल देशों में। और कहाँ पर, किस जगह शामिल किया है? तो ये जो बैठक चल रही थी, ये बैठक चल रही थी किगाली में। और किगाली अगर देखा जाए तो किगाली कहाँ है? ये है रवांडा में। तो रवांडा के किगाली में अगर देखा जाए तो ये बैठक चल रही थी, और वहीं पर इन दोनों देशों को राष्ट्रमंडल में शामिल किया गया। और अब कुल मिलाकर हो गए हैं 56 देश। तो ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और हमारी लास्ट वीडियो का क्वेश्चन था, हाल ही में किसने निर्यात पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा। और हमारा आज का सवाल है, मेनार पक्षी गांव किस राज्य में स्थित है जिसे नई आर्द्र भूमि के रूप में अधिसूचित किया जाना तय किया गया है? तो इसका आंसर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। और आज की PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें गाइस। थैंक यू गाइस।